Hello, good morning students and friends. You are watching my YouTube channel Economics by Manish Sharma. Student, मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट की फर्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड. स्टूडेंट, इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट या स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट. यानी कि स्टूडेंट, ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ से सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, इसलिए टॉपिक को काफी ध्यान से समझिए. यहाँ पर एक चार्ट है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट का. देखिए स्टूडेंट, समझिए कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करें तो दो टाइप का आपके पास बजट होता है. फर्स्ट रेवेन्यू बजट एंड सेकंड कैपिटल बजट. यानी कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट रेवेन्यू बजट एंड सेकंड कैपिटल बजट. अब देखिए दोस्तों, अपन रेवेन्यू बजट की बात करें तो रेवेन्यू बजट दो टाइप का होता है. एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू रिसीप्ट जो गवर्नमेंट को अर्न होने वाली है एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करने वाली है. एंड कैपिटल बजट की बात करें तो कैपिटल बजट भी दो टाइप का होता है. कैपिटल रिसीप्ट यानी जो गवर्नमेंट को अर्न होने वाली है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करने वाली है. रेवेन्यू बजट दो टाइप का है, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल बजट भी दो टाइप का, कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल बजट. अब बात करते हैं स्टूडेंट रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है. इसको अपन डिस्क्राइब सभी समझेंगे, लेकिन रेवेन्यू रिसीप्ट दो टाइप की होती है. एक तो टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट. यानी टैक्स से कमाई गई जो इनकम है वो टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट में इंक्लूड होती है और टैक्स के अलावा अदर रिसोर्सेज से कमाई गई इनकम गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड होती है. बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है. जो गवर्नमेंट पब्लिक पर कई डिफरेंट टाइप के टैक्स इम्पोज करके कमाती है उसे टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है. और दो टाइप के टैक्सेस गवर्नमेंट एप्लीकेबल करती है. फर्स्ट डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. अभी हम काफी डिटेल से समझने वाले हैं. डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं. सेम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट यानी गवर्नमेंट ने टैक्स के अलावा अदर रिसोर्सेज जो इनकम अर्न करी है उसे कहा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, फी, फाइन एंड पेनल्टीज एंड प्रॉफिट. इसको भी काफी डिटेल से समझेंगे. पार्ट सेकंड बात करते हैं स्टूडेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये पार्ट हुआ आपके रेवेन्यू बजट का. सेम कैपिटल बजट की बात करें तो कैपिटल बजट भी दो टाइप का होता है, एक रिसिप्ट से रिलेटेड, एक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड. यानी कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसिप्ट की अपन बात करें तो बोरोविंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल रिसिप्ट के पार्ट होते हैं. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो सेम प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर. स्टूडेंट्स, ये तो केवल एक एग्जांपल था या एक चार्ट है जो अपन ने कंपोनेंट से रिलेटेड बनाया है. अब हमें चीजें डिस्कस करनी कि रेवेन्यू बजट के जो दोनों पार्ट हैं इनका मीनिंग क्या होता है और काफी डिटेल से सारी चीजों को समझना है. लेकिन स्टूडेंट, पहले हम रिसिप्ट वाला पार्ट समझेंगे, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को एक साथ समझने वाले हैं. फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को एक साथ समझने वाले हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन डिस्क्राइब करते हैं सारी चीजों को एक साथ. तब तक के लिए मैं विद इन 1 सेकेंड. चलो दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं. अब बजट रिसिप्ट. अभी अपन ने जस्ट देखा कि जो बजट का स्ट्रक्चर होता है, जो कंपोनेंट होता है, उसके दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट आपके पास रेवेन्यू बजट एंड सेकंड कैपिटल बजट. रेवेन्यू बजट का जो फर्स्ट पार्ट था आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल बजट का फर्स्ट पार्ट था कैपिटल रिसिप्ट. तो दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को मिलाकर हम बोल सकते हैं यहाँ पर बजट रिसिप्ट. यानी बजट रिसिप्ट में हमें दो पार्ट रीड करने, फर्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड आता है कैपिटल रिसिप्ट. अब देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है एंड सेकंड कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है. देखिए दोस्तों, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी द रिसिप्ट विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, यानी जो न तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को क्रिएट करती हो, यानी जो न तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाती हो, नॉर कोज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, न ही गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करती हो यानी कम करती हो. यानी रेवेन्यू रिसिप्ट इस तरीके के रिसिप्ट होते हैं गवर्नमेंट की जो न तो गवर्नमेंट के लायबिलिटीज को क्रिएट करती हो
और न ही गवर्नमेंट के एसेट्स को डिक्रीज करती हो, इसे कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट। द रिसिप्ट विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों आपको यहीं से शॉर्टकट से याद रखना है, जो न तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को इंक्रीज करती हो और जो न ही गवर्नमेंट के एसेट्स को डिक्रीज करती हो, इससे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। सेकंड अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं स्टूडेंट, तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को या तो इंक्रीज करती हो या गवर्नमेंट के एसेट्स को डिक्रीज करती हो, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। The receipt which either create a liability or cause a reduction in the assets of the government, it is known as capital receipt. अब एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, यानी रेगुलर होती है और नेचर में रिकरिंग होती है। अब बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो दो टाइप के रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड सेकंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें स्टूडेंट, तो ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट ने पब्लिक पर कहीं तरीके का टैक्स इम्पोज करके कमाई गई है, इसे कहा जाता है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जो गवर्नमेंट ने पब्लिक पर विदाउट टैक्स यानी टैक्स के अलावा अदर रिसोर्सेज से कमाई है, उसे कहा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी tax revenue receipt is classified in two parts, which is first tax revenue receipt and non tax revenue receipt. अब टैक्स रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका डिस्कस हम लोग अभी करने वाले हैं। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो जैसे फी, यानी अगर गवर्नमेंट ने किसी तरह का आपने गवर्नमेंट वैकेंसी में किसी तरह का फॉर्म एप्लीकेबल किया है, तो उसका जो चार्ज होगा वो आपके लिए फी का काम करेगा, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट बनेगा। सेकंड फाइन्स एंड पेनल्टीज, आप घर से बाइक लेकर के विदाउट हेलमेट चले गए और पुलिस ने आपका चालान काट दिया तो फाइन बन गया, वो गवर्नमेंट की इनकम बनने वाला है। कोई पेनल्टीज आप पर लगा दी, वो भी गवर्नमेंट की इनकम बनने वाली है। एंड इंटरेस्ट, यानी गवर्नमेंट ने जो लोन दिया था उस लोन पे जो इंटरेस्ट कमाया है उसे भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड किया जाता है। यानी टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट ने पब्लिक पर डिफरेंट टाइप के टैक्स इम्पोज करके कमाई है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इंक्लूड होते हैं। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट ने टैक्स के अलावा अदर रिसोर्सेज से कमाई है, उसे कहा जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल फी, फाइन एंड पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहां पर हमने डिस्कस करा कि रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट होती है जो नाइदर क्रिएट लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड नाइदर रिडक्शन इन एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की न तो लायबिलिटीज को इंक्रीज करती हो और न ही एसेट्स को डिक्रीज करती हो, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज करना गवर्नमेंट ने किसी पर टैक्स एप्लीकेबल किया और टैक्स से जो इनकम अर्न हुई है, क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हुई इससे? ना। क्या टैक्स जब अर्न हुआ है तो गवर्नमेंट के एसेट्स डिक्रीज हुई? ना। यानी ये एक ऐसा पार्ट है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, जिससे न तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होती है और न ही गवर्नमेंट के एसेट्स डिक्रीज होती है, जिसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से आगे कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। सेम इसी तरीके से अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की जगह अपन कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो इसके जस्ट वाइस वर्सा है। किस तरीके से? ऐसी रिसिप्ट जो या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी, क्रिएट करेगी, या फिर गवर्नमेंट के एसेट्स को डिक्रीज करेगी, उसे कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट। द रिसिप्ट विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी or cause a reduction in the assets of the government, it is known as capital receipt. अब देखिए स्टूडेंट, they are non recurring nature, यानी नेचर में रिकरिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल बात करें कैपिटल रिसिप्ट की, बोरोविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं बोरोविंग्स की। गवर्नमेंट को कंट्री को चलाने के लिए कई तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज करनी होती है और उस एक्टिविटी को करने के लिए गवर्नमेंट को फंड की नीड होती है। अब भाई फंड आएगा कहां से? तो गवर्नमेंट के पास या तो पहले से फंड पड़ा हुआ हो, उसमें से गवर्नमेंट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है तो गवर्नमेंट को बोरोविंग्स यानी इधर उधर से लोन लेना पड़ेगा। किसी से भी लोन ले सकती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर वर्ल्ड बैंक से, किसी से भी लोन ले सकती है, अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट से लोन ले सकती है।
अब जब गवर्नमेंट लोन लेगी तो उससे कहा जाता है बोरोविंग्स, जो गवर्नमेंट कंट्री को चलाने के लिए करती है। गवर्नमेंट जब लोन लेगी तो एक तरीके से उसको पे करने के लिए गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी, यानी 100% बोरोविंग से गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो बोरोविंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। सेकंड, अगर रिकवरी ऑफ लोन की बात करें, फॉर एग्जांपल से समझते हैं जैसे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी अदर कंट्री की गवर्नमेंट को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, यहां पर एक कंट्री की गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन से जिसको लोन प्रोवाइड किया हुआ था, यानी गवर्नमेंट की एसेट इसके पास थी। अब जब इस कंट्री की गवर्नमेंट ये एसेट, एक तरीके से एसेट्स प्रोवाइड करी हुई थी, जब कंट्री की गवर्नमेंट ने रिकवरी ऑफ लोन, यानी जब इस लोन को वापस मिला, ये रिकवरी हुई, तो गवर्नमेंट की एसेट्स एक तरीके से क्या हो गई, कम हो गई, यानी यहां पर एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो रिकवरी ऑफ लोन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट, यानी स्टूडेंट ऐसी रिसिप्ट जिनसे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती हो और एसेट्स डिक्रीज होती हो, इट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल borrowing, recovery of loan and other receipts, that is a part of budget receipt. Now we are talking about budget expenditure, लेकिन उससे पहले हम ये समझने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या डिफरेंस होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और डायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग क्या होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग क्या होता है। आप इसको कॉपी करिए और मैं आया विद इन 1 सेकेंड। चलो समझते हैं दोस्तों मीनिंग टैक्स रेवेन्यू। अभी हम डिस्कस कर रहे थे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैक्स रेवेन्यू, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंट। टैक्स रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट की ऐसी रिसिप्ट जो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस एंड डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज को इम्पोज करके अर्न करिए, दैट इज नॉन एज टैक्स रेवेन्यू। It refers to some total receipt from taxes and other duties imposed by the government, यानी गवर्नमेंट ने जितने भी तरीके के टैक्स इम्पोज करके और ड्यूटी इम्पोज करके पैसा कमाया है, वो सब टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड होता है। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा था, सबसे फर्स्ट डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन दोनों को डिफरेंट समझने से पहले थोड़ा बेसिक सुनना कंपल्सरी स्टूडेंट, सुन, लिसन टू केयरफुल। डायरेक्ट टैक्सेस यानी ऐसे टैक्सेस होते हैं जो जिस पर्सन पर एप्लीकेबल करे गए या जिस कंपनी पर एप्लीकेबल करे गए, उनका बर्डन केवल उसी पर होता है, यानी इनका बर्डन किसी अदर पर्सन पर ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और इनकम एंड प्रॉपर्टी पर लगने वाले जितने भी टैक्सेस होते हैं उन सबको डायरेक्ट टैक्सेस में काउंट किया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो किसी एक पर्सन पर एप्लीकेबल करे गए, लेकिन इनका बर्डन किसी अदर पर्सन पर शिफ्ट किया जा सकता है, यानी ये अदर पर शिफ्ट किए जा सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड गुड्स एंड सर्विसेज पर लगने वाले जितने भी टैक्सेस होते हैं, इन सबको इनडायरेक्ट टैक्सेस में काउंट किया जाता है। सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन इनकम, जो इनकम पर इम्पोज किए गए हैं एंड प्रॉपर्टी पर इम्पोज किए गए हैं, एंड आर पेड डायरेक्टली बाय देम टू गवर्नमेंट, यानी ऐसे टैक्सेस जो इनकम और प्रॉपर्टी पर इम्पोज करे गए हैं और जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड करने होते हैं, इन टैक्सेस को डायरेक्ट टैक्सेस में काउंट किया जाता है। जबकि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो दीज टैक्सेस अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी, यानी ऐसे टैक्सेस जो डायरेक्ट तो पे नहीं करने होते लेकिन किसी न किसी तरीके से हमारी इनकम और प्रॉपर्टी पर अफेक्ट डालते हैं, इन टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस में काउंट किया जाता है। कैसे अफेक्ट डालते हैं? These taxes affected the income and property of individual and companies through their consumption expenses, यानी जब कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करता है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर कमोडिटी की प्राइस के पीछे आपने एक बॉक्स देखा होगा, ब्रैकेट में मेंशन होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी सपोज करना किसी कमोडिटी की प्राइस 35 रुपीज थी और सारे ही टैक्स एप्लीकेबल करने के बाद उसकी प्राइस में 5 रुपीज और ऐड हो गया, तो प्राइस आपकी कितनी बन गई? 40, यानी आपको 40 रुपीज पे करने पड़ेंगे और ब्रैकेट में पीछे मेंशन होगा इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी
सारे टैक्सेस इंक्लूड करने के बाद आपने कमोडिटी पर जो एक्सपेंसेस कराए वो 40 रुपीज कराए, जिसमें से आप 5 रुपीज ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, जो प्रोड्यूसर पर लगाया गया था, लेकिन कंज्यूमर को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो दी और इससे कहीं ना कहीं हमारी जो एसेट्स है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट हो रही है, इनकम इफेक्ट हो रही है। सो दिस टैक्सेस अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज थ्रू देयर कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नाउ डिस्कस करते हैं इसमें पॉइंट नंबर सेकंड, लिवाइड ऑन इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन पर, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर या फिर इंडिविजुअल कंपनी पर लगाया जाता है। और लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी डायरेक्ट टैक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज पर एप्लीकेबल होता है। पॉइंट नंबर हम थर्ड डिस्कस करने तो बर्डन कांट बी शिफ्टेड, यानी डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किसी अदर पर्सन पर, अदर कंपनीज पर शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होता। सपोज करते हैं जैसे मेरी इनकम पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो यार मेरी इनकम पर अगर टैक्स लगाया है तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है कि गवर्नमेंट को मुझे पे करना पड़ेगा। मैं चाहकर भी किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता कि भाई मेरी इनकम पर टैक्स लगाए तो मैं पे नहीं करना चाहता, आप मेरा टैक्स पे कर दो। कैसा पॉसिबल है? नथिंग, यानी कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कांट बी शिफ्टेड ऑन अदर्स, यानी अदर पर शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होता। एंड बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर, यानी डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन किसी अदर पर्सन पर शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे आपको पता है जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है वो सारा टैक्स किसको करना पड़ता है? कंज्यूमर्स को पे करना पड़ता है, यानी लगाया वो प्रोड्यूसर पर था, गुड्स एंड सर्विसेज पर था, लेकिन प्रोड्यूसर ने उसको प्राइस में इंक्लूड करके और कस्टमर से चार्ज कर लिया, यानी पे किसको करना पड़ा? कस्टमर को पे करना पड़ा। तो बर्डन कैन बी शिफ्टेड इन डायरेक्ट टैक्सेस। एंड थर्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी डायरेक्ट टैक्सेस की जो नेचर होती है वो प्रोग्रेसिव होती है, यानी इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ डायरेक्ट टैक्सेस की रेट भी इंक्रीज होती जाएगी। जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस नेचर प्रोपोर्शनल, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को जिस प्रोपोर्शन में आप परचेस करोगे उसी प्रोपोर्शन में आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसे कहेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करा, यानी स्ट्रक्चर और कंपोनेंट डिस्कस करे बजट के। फिर उसके बाद हम लोगों ने बजट रिसिप्ट करी, जिसके 2 पार्ट डिस्कस करे। बजट रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट के 2 यहाँ पर पोर्शन आया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लास पढ़िए स्टूडेंट। इफ यू एनी डाउट देन यू कैन कमेंट, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक से आप ऐड हो सकते हो। स्टूडेंट आगे के वीडियो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। चैनल को लाइक करना न भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ बेल आइकन को तो जरूर दबा ही देना। थैंक यू।